दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे जो सक्षमता परीक्षा 2.0 हुई थी 25/8/2024 का हमने आज प्रश्न पत्र लाया हूँ, जिसके हिंदी विषय का हम आज लोग विश्लेषण करेंगे। देखेंगे किस प्रकार से आयोग ने प्रश्न पूछे हैं और आने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार कंटेंट को जरूर देखिएगा कि जो बिहार विद्यालय समिति जो है, परीक्षा समिति है, उसने किस प्रकार से जो है प्रश्न पत्र को सेट किया था हिंदी के विषय में। आप लोग जानिएगा और हूबहू देखिएगा एक एक क्वेश्चन को। और हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नव जीवन का प्रभात होगा, फिर जग के आंगन से। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, इसके रचयिता बताना है। जयशंकर प्रसाद जी हैं कि सुमित्रानंदन पंत जी हैं कि निराला जी हैं कि महादेवी वर्मा हैं। आप लोग इस पंक्तियों में एक शब्द पकड़िएगा, नवजीवन का प्रभात। जो नवजीवन का प्रभात है, ये पंक्तियाँ सुमित्रानंदन पंत की सही बैठ रही हैं। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। सभी शिक्षक बंधुओं से हमारी गुजारिश रहेगी, इस प्रश्न पत्र को जरूर देखिएगा। हिंदी का विश्लेषण है, हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वी राजवासों में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है? अविल की पदड़िया की कवित्त की सवैया। देखिए, पृथ्वी राजवासों में जो है कवित्त का जो है प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी कुरीतियों का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो उपन्यास था तमस। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। तमस में इसका जो है इस्तेमाल किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैंने पुस्तक पढ़ी में कौन सा वाच्य है? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य की सभी? देखिए, वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कृत्य, कर्म और भाववाच्य। जहाँ पे कृत्यवाच्य होगा वहाँ पे कर्ता की प्रधानता होगी, जहाँ पे कर्मवाच्य होगा वहाँ पे कर्म की प्रधानता होगी, और जहाँ भाववाच्य होगा वहाँ भाव की प्रधानता होगी। तो इसलिए आप लोग जो है, मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरे द्वारा ही पुस्तक पढ़ी गई है, इसमें कृत्यवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। अगर यहीं पर वाक्य ये होता कि मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाता, क्योंकि उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो वहाँ पे कर्म की प्रधानता हो जाती। अतः इस वाक्य में कृत्यवाच्य हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, यह कौन सा वाक्य होता है? तो कृत्यवाच्य की कर्म की भाव की एक से अधिक विकल्प नहीं। जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती वहाँ पे हो जाता है कर्मवाच्य। आप लोग याद रखिएगा। ऐसे ही हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? कृत्यवाच्य है कि कर्मवाच्य है
कि भाववाच्य है कि इनमें से एक से अधिक विकल्प सही हैं। आम खाया जाता है, इसमें हो जाएगा कर्मवाच्य। कौन हो जाएगा? कर्मवाच्य। आम खाया जाता है, समझ में आ गया? आम क्या करता? आम खाया जाता है। तो इस वाक्य में ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही विकल्प हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, कर्म की पहचान किस शब्द से होती है? कारकों की संख्या मुख्य रूप से 8 बताई गई है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे हो अवे, इस प्रकार से होते हैं कारक। तो कर्ता का जो चिन्ह होता है वो होता है कर्ता ने, और कर्म को क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से इस प्रकार से कारक चिन्ह है। आप लोगों को एक क्लास में मैं पढ़ाऊंगा कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से, और संप्रदान के लिए होता है। क्या होता है? संप्रदान के लिए। तो कर्म की पहचान किससे होगी? कर्म की पहचान को से होगी। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। देखिए, कारक चिन्ह याद करने से आपके दो फायदे हैं। एक तो कारक चिन्ह तो याद होंगे, साथ में उसका इम्प्लीमेंट मतलब प्रयोग करना भी आप लोग सीख जाएंगे। क्योंकि हर एग्ज़ाम में, चाहे सक्षमता परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम भी हो, कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, हर जगह आपको देखने से इससे सवाल जो है जरूर मिलते हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमको वाक्य को शुद्ध बताना है। क्या बताना है? शुद्ध। लड़की ने दही गिरा दिया। दूसरा है राम रोटी खाया। सुधा ने अब तक फीस नहीं लाया। पिताजी आज मुझे रुपए दिए हैं। तो पहला वाक्य बिल्कुल सही बैठ रहा है। लड़की ने दही गिरा दिया। दही गिरा दिया इसका मतलब क्या है? दही है पुल्लिंग शब्द। जब पुल्लिंग होगा तो गिरा दिया होगा। क्या हो जाएगा? गिरा दिया। समझ में आ गया? अगला है राम रोटी खाया। रोटी स्त्रीलिंग है, इसलिए जो क्रिया होगी वो भी जो है स्त्रीलिंग की होगी। तो राम ने रोटी खाई, ये हो जाएगा राम ने रोटी खाई। समझ में आ गया आप लोगों को? राम ने रोटी खाई। अगला है सुधा ने अब तक फीस नहीं लाया। तो सुधा स्त्रीलिंग है, तो उसकी जो क्रिया होगी स्त्रीलिंग होगी। सुधा ने अभी तक फीस नहीं लाई, ये होना चाहिए था, इसे ये भी गलत हो जाएगा। पिताजी आज मुझे 1 रुपए दिए हैं। पिताजी ने मुझे 1 रुपया दिया है, क्योंकि क्या है? मुझे पिताजी ने आज मुझे 1 रुपया दिया है, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। लड़की ने दही गिरा दिया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला है प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। सुशीला गीत की 2-4 लड़ियां गाती हैं। लड़ियां नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। सुशीला गीत की 2-4 कड़ियां, क्या हो जाएगा? कड़ियां हो जाएगा।
तो ये पहला गलत। मैं गाने की कसरत करता हूँ, ये भी गलत है। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, क्या हो जाएगा? अभ्यास करता हूँ। कमरा लोगों से ठसाठस भरा है, ये तो बिल्कुल सही है, व्याकरण की इडिट से वाक्य। कमरा ठसाठस लोगों से भरा, लोगों से ठसाठस भरा है। और चौथा क्या है? साहित्य और समाज का घोर संबंध नहीं होता, घनिष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। समझ में आ गया हो? तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। कमरा लोगों से ठसाठस भरा है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह दंड पाने के योग्य है। भारत सरकार विद्वानों को पद्म भूषण की पदवी अर्पित कर रही है। तीसरा है, उनका बहुत भारी सम्मान हुआ। चौथा है, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? वह दंड पाने के योग्य है, बिल्कुल सही बात है, पहला में कोई त्रुटि नहीं है। दूसरा, भारत सरकार विद्वानों को पद्म भूषण की पदवी अर्पित कर रही है, अर्पित नहीं होता है, प्रदान कर रही है। उनका बहुत भारी सम्मान हुआ, उनका बहुत सम्मान हुआ। भारी थोड़ा भावन वजन थोड़ा ना है इसमें, ये भी हटाइए। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, यहाँ नहीं, ये भी नहीं होगा। वहाँ बहुत भीड़ थी, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? पहला सही जवाब हो जाएगा। देखिए, हूबहू क्वेश्चन ऐसे ही आपको आने वाली परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप लोग मन से देखिएगा और समझते चलिएगा हूबहू एक एक पॉइंट को। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, साइकोलॉजी से पूछा गया है प्रश्न। नीचे दिए गए एक प्रश्न के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध के साथ है, किसके साथ है? देखिए, अंतर्निहित भाषा का मामला आ गया है पियाजे से, स्किनर से, वाइगोत्स्की से, चॉम्स्की से। जहाँ पे भाषा का मामला आ जाएगा वहाँ पे आप लोग बिना देखे हुए चॉम्स्की साहब को लगा दीजिएगा। तो भाषा विकास जो है चॉम्स्की को जाता है। किसको जाता है? चॉम्स्की जी को। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगर सामाजिक विकास हम लोग करेंगे तो जहाँ पे सामाजिक विकास की बात आ जाएगा वहाँ पे वाइगोत्स्की लगा दीजिएगा। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की हो जाएगा। बच्चों से संबंधित का विकास आ जाएगा तो जीन पियाजे को लगा दीजिएगा। बच्चों से संबंधित ये कुछ की पॉइंट होते हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा, इन्हीं से सवाल बनते हैं। तो भाषा का विकास था, अंतर्निहित भाषा क्षमता का जो संबंध है वो चॉम्स्की साहब से है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के जो उचित विकल्प का चयन कीजिए। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, कि प्रत्यय कहते हैं? तो दो वर्णों के जो मेल से होने वाले विकार होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जो दो वर्णों के मेल से होने वाले संधि कहते हैं।
और दो शब्दों के मेल से अगर कुछ भी उत्पन्न हो उसे हम लोग समास कहते हैं। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होते हैं जो शब्दांश के पहले रखते हैं। क्या है? जो किसी के शब्द के आगे रखते हैं उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय होते हैं जो शब्द के बाद में रखते हैं। समझ में आ गया? उपसर्ग पहले रखते हैं जबकि प्रत्यय बाद में रखते हैं। अगर वर्णों का अगर मेल हो रहा है तो संधि है, और शब्दों का अगर मेल हो रहा है तो समास है। अगर संधियाँ पूछिए कितने प्रकार की होती हैं, तो मुख्यतः संधियाँ 3 प्रकार की। कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, आप लोग नोट करिएगा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि। इसका हम जिक्र एक स्पेशल क्लास में करूँगा, तो आप लोग बने रहिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे और भी क्लासेस पड़ी हुई हैं। हिंदी है, जीके जीएस है, पर्यावरण है, मैथ है, साइंस है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छी मैं प्रश्न लाने का प्रयास किया हूँ जो विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सक्षमता के अति महत्वपूर्ण है, बीपीएससी के अति महत्वपूर्ण है, एक बार जरूर देखिएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, लोटा शब्द कैसा है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, कि इनमें से कोई नहीं? देखिए, लोटा ऐसा शब्द है जिसके कोई खंड नहीं हो सकते। जिसका खंड ना हो उसे हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे घर का, घर कहा, घर, समझ में आया? लोटा, समझ में? ऐसे शब्द जिनके खंड नहीं हो सकते उन्हें हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों का मेल होता है। जैसे कहा जाए पाठशाला, दो शब्दों का मेल है, पाठशाला। विद्यालय एक ऐसे शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं। ये दो शब्दों के मिलने से बने हुए हैं, इन्हें योग हुआ है, इसलिए इनके क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। और योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं? ये योगरूढ़ शब्द वे होते हैं, ऐसे समझिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण। जैसे तीसरे का उसमें बोध होता है तो वैसे योगरूढ़ में तीसरे का होता है, जिससे कहे दशानन। तो 10 मुखों वाला अर्थात कौन हो जाएगा? रावण जी। तो यहाँ पे कौन समास हो जाएगा? योग रूढ़। ऐसे कहा जाए पीताम्बर, ये भी एक बहुब्रीहि समास है। विष्णु जी पीले वस्त्र है जिनके, अर्थात विष्णु जी। इस प्रकार से उदाहरण जो हैं योग रूढ़ के बन जाते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। पक्षी उड़ रहे हैं किस काल का उदाहरण है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। पक्षी उड़ रहे हैं, देखिए पक्षी उड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट टाइम उड़ रहे हैं, मतलब वर्तमान काल का उदाहरण है। अगर कहा जाता पक्षी उड़ रहे थे तो बीत गया है, इसलिए भूतकाल का उदाहरण हो जाता। अगर कहते पक्षी उड़ेंगे तो ये भविष्य काल का उदाहरण हो जाता। एक ही सेंटेंस है मगर उसको 3 भागों में हमने किस प्रकार से बांट दिया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो पंछी उड़ रहे हैं, ये वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। ये काल होता ये काल से संबंधित आप लोगों का उदाहरण था। अगर यहाँ पे पूछता वाच्य बताइए कौन है? पक्षी उड़ रहे में वाच्य कौन सा है? तो हम जानते हैं उड़ना, हंसना, रोना, ये सब कैसे वाच्य होते हैं? भाववाच्य होते हैं। इनमें
वाच्य भी सेंटेंस का पूछ सकता है आयोग, इसलिए तैयार रहिएगा। एक ही प्रश्न से आपको कई बातें पूछ सकता है। कौन सा वाच्य है, कौन सा काल है, इसमें वाक्य शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है। तो मतलब एक ही सेंटेंस से कई क्रियाएं जो हैं, कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमको सभी प्रश्न को देखते रहना है कि कहाँ पे क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, पत्नी का पर्यायवाची शब्द है भार्या, आत्मजा, तनया, दुहिता। देखिए, पत्नी शब्द जो होता है वो जीवन साथी के लिए प्रयोग होता है, जीवन साथी के लिए प्रयोग होता है। तो उसके लिए जो है भार्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भार्या। आत्मजा तनया जो है पुत्री के लिए आता है। किसके लिए आता है? पुत्री के लिए, जबकि दुहिता कोई शब्द नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है कि दिन कटना मुहावरे का अर्थ है दिन बीतना, कि रात बीतना, कि शाम बीतना, कि समय बीतना। दिन कटना कहने का मतलब दिन काटा जा रहा है, मतलब दिन काटने का मतलब है समय बिताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? समय। तो समय बीतना मतलब ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, समय बीतना इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले हम लोग प्रश्न पर बढ़ेंगे, देखेंगे कैसा रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है नहीं है? चिनगारी, ज्वाला, छुआछूत, दीपक। ज्वालामुखी की चिनगारी उठी है, उठी है ना कि उठा है। अपने आप बोल रहा मैं स्त्रीलिंग हूँ। ज्वाला जल रही है, ज्वाला जल रहा नहीं है, तो जाहिर सी बात है जल रही है, स्त्रीलिंग है। छुआछूत कैसी, ये भी अपने आप में कैसी शब्द आ गया, स्त्रीलिंग। दीपक जल रहा है, ये अपने आप में क्या है? पुल्लिंग शब्द है। दीपक क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक का संधि विच्छेद है प्रति एक, प्रतिधन एक, प्रधन एक, प्रतिधन एक। जो प्रत्येक का जो है संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिधन एक। प्रतिधन एक। यहाँ पे अगर संधि पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगी संधि? यण संधि। कैसे हो जाएगी? क्योंकि क्या बनेगा? प्रत्येक, प्रतिधन एक। आय आ गया, क्या आ गया? आय आ गया, यण संधि हो जाएगी। और इस संधि की एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। यण संधि की अगर आधा अक्षर कटा मिल जाए, आधा अक्षर कैसा मिल जाए? कटा मिल जाए, तो इतना कटा हुआ है, तो इससे हम जो लोग जान गए कि यण संधि का उदाहरण है। इसकी टिक आप लोग ये जान रखिएगा। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे तो इसका प्रतिधन एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जी चुराना मुहावरे का अर्थ है
काम में मन लगाना, बहुत काम करना, काम से भागना, काम पूरा करना। बताइए आप लोग, जी चुराना मतलब क्या हो जाएगा? जी चुराना मतलब हो जाएगा काम से भागना। बहुत घर में भी लोग हैं, बहुत भी स्कूल में भी बहुत लोग होते हैं जो बहुत जी चुराते हैं, मतलब उनको कोई काम करना ना पड़े, उसे कहते हैं काम से भागना। मतलब आनाकानी करेंगे, जी चुराएंगे, इधर उधर भागेंगे, उनका काम में मन नहीं लगता। ऐसे लोगों को कहते हैं काम से भागना, मतलब जी चुराना। ऐसा ना कोई कोई देख लिए मुझको ये काम बता दे। तो इस परिस्थिति में ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर वो बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा है, मुहावरे का है कि आंसू पोंछना मुहावरे का क्या अर्थ है? दिलासा देना, खिल्ली उड़ाना, रुलाना कि बहलाना। देखिए, जब भी कोई बड़ी मुसीबत में होता है तो उसे आस पड़ोसी रिश्तेदार जो है उसे आंसू पहुँचते हैं। क्या पहुँचते हैं? आंसू। जब वो विषम परिस्थिति से गुजर रहा होता है तो आंसू पहुँचते हैं। उसका कहने का मतलब है उसको दिलासा दिलाई जाती है, बेटा रो मत, भाई रो मत, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ भी आपका बिगड़ने नहीं दूंगा। इस स्थिति में होता है दिलासा दिलाना। क्या होता है? दिलासा दिलाना। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। उस स्थिति में आंसू पोंछने का सही अर्थ यही होता है कि इसको दिलासा दिलाई जा रही है कि बाबू मत रो, ये आपका बिल्कुल काम जो बिगड़ा हुआ है सब सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक रह जाएगा, आप मत रोइए। इस स्थिति में उसको आंसू पोंछे जाने का मतलब यही होता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य 3 अलग अलग भागों में विभाजित है। विभाजित भाग ए बी सी में अशुद्ध अंश की पहचान कीजिए। अगर ए बी सी में किसी में टूट नहीं है तो उत्तर दीजिए। घर के स्वामी से पूछ लें। देखिए, इसमें से घर के स्वामी, स्वामी नहीं होता, स्वामी से पूछ लीजिए। घर के स्वामी से। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका दूसरा, स्वामी नहीं होता है, स्वामी से पूछिए। घर के स्वामी से पूछ लें। इस भाग में, स्वामी भाग में जो है त्रुटि है। तो दोस्तों, एक कुछ सवाल सक्षमता परीक्षा में पूछे गए थे, मैंने उसका हिंदी भाषा का विश्लेषण किया। इसी के साथ मैं अगले विषय का विश्लेषण लेकर आऊँगा जल्द ही। आप लोग देखना मत भूलिएगा, तैयारी मजबूत करते रहिएगा। जल्द ही नोटिफिकेशन आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा। जुड़िए अधिक से अधिक संख्या में, और 120 प्लस टारगेट रहेगा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिलाने का, ये वादा रहा हमारा। और अंत तक बने रहिएगा आप लोग। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ, विद्यालय का समय हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ कहने सुनने का प्रयास करूँगा। और इसी के साथ वाणी विराम। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।